नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव पर। मैं हूं शशांक। बात करते हैं आज एक ऐसे नेता की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आखिर वो वजह क्या रही, इस पे बात करेंगे। और पूर्वा विधानसभा से प्रत्याशी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे लोधी जी ने जिस तरह से संघर्ष किया है, आज चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा निष्कर्ष जो लिया है, उसकी वजह क्या रही। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत करते हैं आपसे। शुरुआती राजनीति की बात करें, यहाँ तक के सफर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां भी रही, तो अब आपने समाजवादी पार्टी चुनी है। भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण क्या था, पहला प्रश्न ये है। देखिए, मैं लखनऊ में व्यवसाय करता था और वकालत करता था, और मैं लगभग 15 साल की मेरी वकालत थी। और वकालत के साथ मैं समाज सेवा में हमेशा शामिल रहता था और समाज के प्रति जहाँ पे लोग कमज़ोर होते थे उनकी मदद के लिए जाता था, कमज़ोरों की लड़ाई लड़ता था। ये सब करते करते मेरे कई राजनीतिक गुरुओं ने, जो लोग राजनीति में सफल थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि उत्तम, तुम अगर राजनीति में आ जाओ तो और ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकते हो, उनके लिए अच्छे काम कर सकते हो। एक राजनीति एक प्लेटफॉर्म है अच्छा काम करने के लिए, समाज सेवा करने का। उनकी बातों से प्रेरणा लेकर मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी थी, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे पूर्वा विधानसभा का टिकट दिया था 16 में। मैं समाज सेवा में निरंतर था, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ अपना काम शुरू करना। मैं आसानी से अपना काम शुरू कर रहा था कि हमारे ही क्षेत्र के पूर्वा के ही एक बड़े धनवान व्यक्ति ने ज़्यादा पैसे देकर टिकट को जो है मुझसे छीन लिया। मैं बसपा से प्रभारी पद से हटा दिया गया। तो मेरे मन में एक पीड़ा थी कि अच्छे काम करने के लिए भी तमाम बाधाएं हैं। अब मैं आ गया हूँ मैदान में, तो पीछे नहीं हटूँगा। उसी क्रम में सांसद साक्षी महाराज जी से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो और लोग आपसे खुश हैं, आपको राजनीति करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रयास करता हूँ आपके टिकट के लिए। उनके आशीर्वाद से और तमाम प्रदेश के हमारे अपने लोगों की मदद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और मैं चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझसे पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस सीट से लड़े हैं, किसी ने 50,000 वोट नहीं पाया। ये मेरे प्रति पूर्वा के लोगों का प्यार था। मुझे लगभग 72,000 वोट देकर मुझे जो है वो विजेता बनाया। और जब मुझे इतना ज़्यादा वोट मिला तो मेरे अंदर इतनी ऊर्जा संचार हुआ कि मैंने कहा इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं चुनाव हारने के बाद भी अगले दिन क्षेत्र में, जिस दिन मैं चुनाव हारा उसके ठीक अगले दिन होली थी, मेरे क्षेत्र में 3 लोग करंट से ख़त्म हो गए। मैं अपना त्यौहार छोड़ के और अपनी हार का गम छोड़कर अपने क्षेत्र में था, अपने लोगों के बीच था, और रात 11:30 बजे तक रुक कर मैंने उन लोगों की जो भी मदद हो सकती कराई, प्रशासन स्तर से निजी स्तर पे करा के मैं रात 11:30 बजे लौटा हूँ। तो मेरे अंदर एक जो ऊर्जा है गरीब और कमज़ोर लोगों को काम करने के लिए, वो मुझे राजनीति में हमेशा लगाए रहती है। इधर कुछ समय से राजनीति का इतना दूसरा रूप मैं राजनीति में रह के देख रहा था, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी जो है इस गंदी राजनीति से निकलकर कोई सही रास्ते पे चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इसी क्रम में मैंने ये निर्णय लिया है। दूसरा प्रश्न ये निकल के आता है कि उत्तम चंद्र लोधी, अगर आपकी बात करें, अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोधी वोटर्स पे आपकी अच्छी पकड़ भी है, साथ ही साथ लोधी समाज की राजनीति भी कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या रहा जो आपको नागवार गुजरा? जैसे आपने बताया बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अपने समाज की, अपनी विधानसभा की, अपने लोगों की आप वो बात नहीं सुन पा रहे थे, शायद मदद नहीं कर पा रहे थे? क्या वो पीड़ा है, वो जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, समाज की पीड़ा आप सब जानते हैं, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। देखिए, राम मंदिर आंदोलन में माननीय कल्याण सिंह जी का जो भूमिका थी, वो पूरे देश पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। क्या राम मंदिर आंदोलन के इतने बड़े नायक को, इतने बड़े महानायक को, जिसने अपने मुख्यमंत्री पद को, है कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता पूरे देश में उदाहरण जो कल्याण सिंह जैसा हो कि इतने मुख्यमंत्री काल को अपना छोड़ दिया हो सिर्फ भगवान राम के लिए? क्या जब भगवान राम का ट्रस्ट बनता है तो क्या उस इतने बड़े योद्धा का नाम उनके लिए अच्छा नहीं नागवार गुजरा कि माननीय कल्याण सिंह जी का नाम ट्रस्ट में हो? दूसरे, हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बढ़िया चल रहा था। मेरे पूर्वा की एक नहर है जिसमें
पिछले 13-14 सालों से पानी नहीं गया था। मेरे एक अनुरोध पे तीसरे महीने उस नहर में पानी पहुंचा और लास्ट तक पानी पहुंचा। इतना अच्छा काम करने वाले मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने बगैर किसी कारण बताए मंत्रिमंडल से हटा दिया और आज इतने उपेक्षित हैं बेचारे कि जो है घर से नहीं निकलते हैं। तीसरा कारण मैं बता दूं, हमने उन्नाव में माननीय सांसद सांची महाराज जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम किया। उन्नाव की जनता ने 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताए, देश में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत उनको दी। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र में एक छोटा मंत्रालय भी नहीं दे सकती थी? और पूरे उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अगर आप फेसबुक देखते होंगे, टीवी के माध्यम देखते होंगे, तो लोधियों के साथ इतना अन्याय बढ़ा है, इतना किसी सरकार में, ना अखिलेश सरकार में, ना मायावती सरकार में, किसी भी सरकार ने इतना उत्पीड़न लोधियों को नहीं किया जितना हमारी सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। उन सब को देखते हुए और पूरे क्षेत्र के और पूरे प्रदेश के लोधियों ने मुझसे दिए दबाव बनाया कि जो है अब प्रदेश अध्यक्ष जी, ये पार्टी ठीक नहीं है, आपको अलग निर्णय लेना चाहिए। और सबकी सलाह करके, सबके अनुरोध पर मैंने ये निर्णय लिया है। ये मेरा अकेला का नहीं, पूरे समाज के, मेरे समर्थकों का, मेरे चाहने वालों का, सबका एक सामूहिक निर्णय है। मैं तो सिर्फ आगे हूँ, बाकी सब बहुत लोगों का निर्णय है ये। एक बात और कही जाती है, चुनाव से ठीक पहले लोग अभी ये मानते हैं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी यानी कमल का निशान मिल जाता है या जो चरणपात का लेके आता है वो चुनाव जीत जाता है। ऐसे में ठीक 2022 यानी चुनाव से ठीक पहले पंचायत का चुनाव, ऐसे में आपने अभी का समय क्यों चुना यानी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए? देखिए, जो लोग राजनीति में सिर्फ विधायक बनने के लिए पार्टी को अपनी अपनी छोड़ेंगे, वो ठीक चुनाव से पहले छोड़ेंगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि विधायक बनने के लिए मैंने इस पार्टी को त्यागा है। इस सब का मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। मेरे बच्चे मेरे व्यवसाय से खाना खाते हैं। मैं राजनीति से 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। एक प्रश्न और होता है, देश में प्रदेश में विश्वास है अखिलेश में, ये बात समाजवादी पार्टी का नारा है, लेकिन यह नारा कहीं पिछले चुनाव में गुम हो गया। जिस तरह से विपक्ष में भूमिका होनी चाहिए अखिलेश यादव की और पार्टी की, वो भूमिका नहीं नजर आ रही। ऐसे में आपको कमल खिलने से कैसे आप रोकेंगे समाजवादी पार्टी की वजह से? इन 4 साल से अधिक में जनता ने पुनः अखिलेश जी पे विश्वास जताना शुरू कर दिया है। लोगों ने जाना कि अखिलेश जी इस सरकार से बेहतर सरकार चलाते थे। सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान था। कमज़ोरों के रास्ते चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। महिलाओं पे बलात्कार नहीं होते थे। बहुत सी ऐसी घटनाएं आज हो रही हैं जिनका जिक्र करें तो आप 1-1.5-2 घंटे का इंटरव्यू भी छोटा पड़ जाएगा कि इतनी घटनाएं होती चली जा रही हैं। अब किस किस घटनाओं का उदाहरण दूं? बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो समाज को झुकाने वाली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बड़ी बड़ी घटनाएं जो है आम जनता के बीच नहीं जा पाती। ये तो कई सोशल मीडिया का एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग सही घटनाओं को आज जान पा रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में अखिलेश जी बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ उत्तर प्रदेश में। एक और प्रश्न निकल के आता है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीयकृत पार्टी है। इसके बाद में अगर देखा जाए देश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस। आपके पास 2 ऑप्शन थे, समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना आपने? आज के जो मौजूदा हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी राजधर्म को भूली हुई है, बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है। जातिवाद का जहर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और जो हालात बने हैं, सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से नाराज है। एक नारा है, बड़े नेता का नारा है कि उनका, ये बंगाल के भी रैलियों में लगातार वो कहते आ रहे 100 में 60 हमारा है, 40 पे बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं? अगर पूर्वा विधानसभा सीट की बात करें, क्या 100 में 60 उनका है या नहीं है? देखिए, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है और देश का मीडिया भी हमारा है। ये भी एक और जोड़ दीजिए बस, और कोई बात नहीं है। ये मीडिया का फैलाया हुआ एक जाल है। इससे देश की जनता जान रही है और प्रदेश की जनता जान रही, मेरे पूर्वा के भी लोग जान रहे हैं कि मीडिया जो दिखाता वास्तव में कुछ भी नहीं ऐसा है। हर मोर्चे पे सरकारें फेल हैं, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, गाय का मुद्दा हो, गाय को ये जो है चारागाह बना के चारा नहीं दे पा रहे हैं। प्रधान परेशान है कि किस तरह इनको चारा दिया जाए। जानवरों से जो है क्षेत्र की जनता परेशान है, किसान परेशान है। अभी देखिए ताज़ा उदाहरण, एकदम से 300 रुपये जो है डीएपी खाद पे सरकार बढ़ा देती है और 50 किलो बोरी की 45 किलो कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो काम हो रहे हैं, महंगाई चरम पे, किसानों की समस्याएं चरम पे, असुरक्षा चरम पे। आज जिस वर्ग से बात कर लीजिए वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस कोरोना काल में मैं तो योगी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रदेश को आके बचाएं। बंगाल
बंगाल के लोगों पे छोड़ दें, वो निर्णय लेंगे। वो अपने प्रदेश को आके देखें, जहाँ दिन रात कोरोना बढ़ रहा है, अपने प्रदेश के लोगों की जान बचाए। इस समय राजधर्म उनका ये कहता है कि बंगाल ना जाके अपने उत्तर प्रदेश में 24 घंटा निगरानी रखें, अस्पतालों पे 24 घंटा निगरानी रखें, स्वास्थ्य सेवाओं पे, ताकि देश के और इस प्रदेश में रहने वालों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उनके जीवन की रक्षा हो सके। कोरोना काल की अगर आपने बात की तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें देखा जा रहा है और माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जहां जाते हैं वहां विजयश्री हासिल होती है। प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है कि सिस्टम कहाँ पे फेल हो रहा है, उनको नज़र रखनी चाहिए। और नज़र आप बेहतर तब रख सकते हैं जब आप उस जगह पे मौजूद हों। आप जब दूसरी जगहों पे जाके जो है सरकार बनाने में व्यस्त रहेंगे, आपके लिए बंगाल इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितने अपने प्रदेश के नागरिकों की जान होनी चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, पार्टियां जीतती रहेंगी, पार्टियां हारती रहेंगी, लेकिन ये कोरोना काल का जो संकट है, इसमें सभी नेताओं को अपने मुख्यमंत्रित्व काल का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में रह के कोरोना काल से अपने क्षेत्र के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। रेबीज के टीके लगा दिए जाते हैं कोरोना के टीके की जगह, तो ये सब बड़ी लापरवाहियां हैं। किसी दिन कोई ऐसी बड़ी घटना इस प्रदेश में होने लगी कि लोग सड़क पर तड़पते नजर आएंगे, तो फिर क्या होगा। आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था बहुत व्यापक स्तर पे है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, वैक्सीन है, लेकिन फिर भी इतना इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा ना कि इसको रोकने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। जो भी उपाय हो उन सबका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस महामारी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन हमारे यहाँ जो लापरवाही हुई सरकारों द्वारा, उस लापरवाही के ही चलते दोबारा कोरोना ने इतने व्यापक रूप से अटैक किया है भारत पे। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा जो है उसमें मूलभूत समस्याएं क्या है और उसका निदान ये कैसे करेंगे? देखिए, पूर्वा की बात करें चाहे कहीं की बात करें, विकास का स्तर खराब है और आंकड़े के हिसाब से तो सब बेहतर है। लेकिन मेरी पूर्वा विधानसभा में अगर आप जाके किसी भी गांव का भ्रमण कर लें तो परिस्थितियां आपको पता चल जाएंगी कितना विकास हुआ है। कहने को कागज़ पे तो बहुत विकास है, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने सांसद जी ने बहुत प्रयास किए तमाम योजनाओं को लाने के, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग के दिए हुए लेटर कहाँ रह जाते थे, काम नहीं होते थे। आज भी बहुत से ऐसे गांव जो लखनऊ से बिल्कुल लगे हुए हैं, उन गाँव की स्थिति है कि अब बारिश में गाँव नहीं जा सकते हैं। और अधिकारी तो इतने बेपरवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की सुननी नहीं चाहते, कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। सही बात कहने वाला भी गुनाहगार है। इन्हीं सब चीज़ों से तो उपेक्षित होकर मुझे निर्णय लेना पड़ा। चौमुखी विकास 4 साल बेमिसाल लगातार काम हो रहा है, हर सफल प्रयास, लगातार होल्डिंग बैनर पोस्टर लगे हुए, इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपए खर्चा किया गया। कितना रोजगार मिला है, कितने व्यवसाय के नए आयाम स्थापित हुए? आप स्वयं पार्टी में थे, आज 4 साल बाद और 24 घंटे के अंतराल में उन सब चीज़ों को लोग जानना चाहते हैं। देखिए, पूर्वा में ना तो कोई रोजगार आया और ना ही कोई योजना आई, ना भविष्य में कोई योजना आती अभी सरकार से दिख रही है कि जिससे हमारे पूर्वा के लोगों को कोई रोजगार मिल सके। बेरोजगारी का आलम यह है कि मैं आपसे क्या बताऊं कि पढ़े लिखे लड़के लखनऊ आके ईंट गारा का काम कर रहे हैं। पूरे जनपद में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें भी काम का स्तर इतना कमज़ोर हो गया है, सरकार की पॉलिसी चलते हुए जो लोग नौकरी कर रहे थे वो भी 40-50% बाहर निकाल दिए गए हैं। लोगों पे इस समय रोज़गार का इतना बड़ा संकट है कि मैंने समझता इस देश में कभी भी इतना बड़ा संकट रोज़गार को लेकर रहा होगा। ऐसे में विकास कहाँ हो रहा है साहब? वो तो लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नई कल फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। कहाँ लगी हैं? उन्नाव में कहाँ लगी हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी पूर्वा विधानसभा में एक भी छोटा रोजगार बता दे जिसके माध्यम से सरकार ने रोजगार पूर्वा के लोगों को मुहैया कराया हो। यही तो सरकार से खुद मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्वा में ये बता दे कि कौन सा ऐसा एक रोजगार दिया है जिसमें हमारे क्षेत्र के 2-4 हज़ार नौजवान नौकरी पा गए हों। अभी आपने शुरुआती बात के दौरान में कहा था कल्याण सिंह, साक्षी महाराज, बड़े नाम लिए थे। उन्नाव की अगर बात करें सबसे पहले अगर किसी नेता का नाम आता है तो वो है साक्षी महाराज। फायरब्रांड नेता, हिंदुओं के नेता कहे जाते हैं और हिंदुओं के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था। उसके बाद में बड़े हिंदू नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है। ऐसे में ऐसे नेता को अपेक्षित क्यों किया जा रहा है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि साक्षी महाराज को अपेक्षित किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। पहले तो वो चीजें नहीं थी जब विपक्ष था। देखिए, ये पार्टी के अंदर गुनाह है ज़्यादा अच्छे वोट लाना। सांसद जी 4 लाख से ज़्यादा वोट मार्जिन जीते, ये उनका गुनाह था।
72,000 वोट मैं लाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी जहां 40-42 हज़ार वोट पे 50,000 के अंदर सिमट जाती, 72,000 वोट मैं लाया। ये भारतीय जनता पार्टी में गुनाह है ज़्यादा वोट से जीतना या ज़्यादा वोट लाना। कम वोट लाओ, मस्त रहो। ऐसे में पार्टी में समायोजित ना करना, कोई विशेष पद ना देना, क्या वजह मानते अभी तो पार्टी जाने क्यों उपेक्षित करते हैं हम लोगों को, क्यों हमारा अपमान करते हैं, हमसे क्या खता हुई कि हमने, हमारे समाज ने क्या ऐसा नहीं किया इस पार्टी के लिए जो इसका अपमान सहना पड़ रहा है। और अपमान की तमाम घटनाएं हैं प्रदेश में, कहाँ तक मैं गिनाऊँ, सब समाज जानता है। और इसी में समाज इतना आक्रोशित है कि समाज ने ही मुझे इतना ज़्यादा पंच कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी छोड़िए, ये पार्टी लोधियों की विरोधी है, आपको जो है अब समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए जहाँ समाज का सम्मान है। समाजवादी पार्टी में अपने सम्मान को, अपने लोगों को, अपनी विधानसभा के लोगों को कैसे सम्मान दिलाने का काम करेंगे उत्तम चंद लोधी? देखिए, मैं अपने लोगों को पार्टी से जोड़ूंगा, निरंतर रात दिन प्रयास करूंगा कि पूरे प्रदेश में एक बड़े तबका हमारा जो है वो इस पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी में आए और अखिलेश जी में आस्था व्यक्त करे। चूँकि अखिलेश जी युवा हैं और युवा सोच है उनकी, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया था अपने पिछले कार्यकाल में। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आगरा एक्सप्रेस दिया, लखनऊ को मेट्रो दिया, रिवर व्यू इतना शानदार बनाया, प्रदेश को, लखनऊ को एक इंटरनेशनल पहचान दी। ऐसे काम करने वाले युवा मुख्यमंत्री को हम लोग पुनः चाहते हैं स्थापित करना। 22 में 22 किल, ये अखिलेश जी कहते हैं। कितना विश्वास है आपको? अब तो आपने जो यानी जो कलर है वो भी समाजवादियों का कलर आपका हो गया, इस कलर में जनता को कैसे रंगेंगे? देखिए, अखिलेश जी नहीं कह रहे हैं, ये जन जन की आवाज़ है। 22 में 22 किल, किसी से बात कर लीजिए आप, किसी चौराहे पे किसी से बात कर लीजिए, सरकार से उबे हुए लोगों का एक ही बस भरोसा है, एक ही चेहरा है, सबके लिए सबकी एक उम्मीद है, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश, जन जन की आवाज़ अखिलेश। साइकिल है क्यों? पेट्रोल के दाम बढ़ गए इसलिए साइकिल, या सब चीज़ों की बढ़ोतरी हुई इसलिए साइकिल? देखिए, पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे दालें हों, चाहे पहनने वाले कपड़े हों, चाहे बच्चे को स्कूल की फीस हो, क्या नहीं बढ़ा है? कोई एक चीज़ तो बता दे सरकार की जिसका रेट उन्होंने कम कर दिया हो। चाहे गरीब किसानों की खाद हो, चाहे किसानों को मिलने वाले जो है कीटनाशक दवाएं हों, क्या चीज़ नहीं महंगी कर दी? सभी तो महंगा हो गया। लोगों का मानना यह है कि कहते दाल महंगी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी हैं उनकी दाल गल नहीं रही, शायद ये वजह है जो उनको दाल महंगी लगने लगी। ये भी ये अपने बचाव में कह सकते हैं कि दाल महंगी है या दाल गल नहीं रही है। दाल तो 22 में इतनी ज़बरदस्त गलेगी विपक्ष की, अखिलेश जी की, कि देखते रह जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या हो गया है। चुनाव 2022 की बात करते बिना समय गवाए, पूर्वा विधानसभा सीट, मूलभूत समस्याएं क्या है, निदान कैसे दिलाएंगे? देखिए, हमारी विधानसभा की मूलभूत समस्याएं जो हैं, पिछले लंबे समय से हमारे क्षेत्र में कच्ची शराब जो है बनाते हैं लोग। मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा जो लोग कच्ची शराब बनाते हैं उनको कुटीर उद्योग से जोड़कर इस सामाजिक कुरीति और बीमारी से बाहर निकालना और उनको एक अच्छा जीवन स्तर देना। शराब व्यवसाय, कच्ची शराब को बिल्कुल बंद करना, और ये तभी बंद होगा जब उनके हाथ में कोई रोज़गार होगा। मैं उनको रोज़गार देकर उनको जो है गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पे लाऊंगा। दूसरे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था है बेहद कमज़ोर है, लखनऊ से लगी हुई है। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें तकनीकी शिक्षा दी जाती हो जिससे बच्चे आगे निकलकर अच्छे रोजगार की तरफ जा सके। बच्चे अभी भी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव की तरफ रुख करते हैं। पूर्वा विधानसभा में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे पढ़कर आगे जा सकें। तो इससे चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में है कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। लोग एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ एक तो रास्ते इतने ख़राब है कि पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, और पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं इतनी ख़राब हैं कि मुझे रोज़ पर डे 10-20 फ़ोन इस बात के करने पड़ते थे कि इसको देख लो। उत्तर प्रदेश में बड़े रोजगार के नए आयाम स्थापित हो गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री लग रही है, पूरा एक बड़ा सेटअप यहाँ बन रहा है। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि कहीं रोजगार नहीं है, स्कूल यहाँ पे हाईटेक हो गए हैं, लगातार टीवी दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जा रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रणाली है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। साहब, मैं बहुत छोटा नेता हूँ, पूर्वा विधानसभा का राजनीति करता हूँ। मेरे पूर्वा विधानसभा में एक भी स्कूल हाईटेक नहीं है, एक भी अस्पताल हाईटेक नहीं है, एक भी शिक्षण संस्थान हाईटेक नहीं है। हाँ, थाने बहुत हाईटेक हो गए हैं, बहुत सैटेलाइट सिस्टम है कि घटना होते ही वहाँ वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे में एक आखिरी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूर्वा अपनी विधानसभा के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज क्या देंगे? पंचायती चुनाव रीढ़ माना जाता है चुनाव के, पंचायती चुनाव को लेकर क्या मैसेज है, और चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे उत्तम चंद लोधी जी क्या मैसेज देंगे?
देखिए, मैं अपने पूर्वा के लोगों से और प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो अव्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में फैली हैं और पूर्वा में फैली है, उनसे निजात पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए, इनको हमेशा हमेशा समाप्त करने के लिए माननीय अखिलेश भैया जी के समर्थन में हम सबको अब रात दिन जुड़ जाना है और इतनी मेहनत करनी है कि भारी बहुमत से अखिलेश जी को 22 में उत्तर प्रदेश में लाना है। और उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी आएंगे तभी आप सबको न्याय मिल पाएगा, इससे पहले न्याय की कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव आएंगे तो वो न्याय व्यवस्था लाएंगे, ये कहना है उत्तम चंद लोधी जी का। इनसे बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल समय की कमी के कारण हम यहीं पे इंटरव्यू समाप्त करते हैं।